एक तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर आपका हार्ट रिलैक्स करता है। आपके हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। ऐसे नोड से करंट निकला, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकले, उसने एट्रिया की सेल को डीपोलराइज कर। कभी भी कोई भी पूछे कि एवी नोड का डीपोलराइजेशन किससे दिखाया जाता है, सेल्स रहती हैं जिनकी वजह से इनके अंदर कंडक्शन बहुत ही फास्ट रहता है। हेलो एवरीवन, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईसीजी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिक ईसीजी के बारे में आप समझ जाएंगे। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। तो सबसे पहले ईसीजी की फुल फॉर्म आती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियोग्राफी मतलब सर, मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं, ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ प्रोसीजर। अगर आपसे कोई पूछे तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक बात करी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो हार्ट के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इस बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले आपने बहुत ही कॉमन टर्म, दो टर्म सुने होंगे। एक सुना होगा सर आपने मिलते जुलते, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और दूसरा टर्म आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हियर इज टू टर्म, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। अब आपको इसमें एक मशीन दिख रही होगी, ये वाली मशीन दिख रही है आपको। तो जो आपको मशीन दिख रही है, ये मशीन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है। तो इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नॉट ग्राम। इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है, उस मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो इसमें से पेपर निकलता है, ऐसा पेपर आपको दिखाई देता होगा, ऐसा जो पेपर दिखाई देता है जो यहां से निकलता है, जिसमें प्रिंट होके आती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उस प्रिंटेड ग्राफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जी हां, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो पेपर निकलता है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रीप्रिंट होती है, प्रिंट होती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो चाहे आपको कितना भी कंफ्यूजन हो, यह बात को, बस इतनी सी बात को याद रख लेना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक पेपर है। पेपर है जिसपे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होंगी वो इस पे प्रिंट होंगी। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिस पे प्रिंट होती हैं या जिस पे प्रिंट की जाती हैं, उस पेपर को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जबकि वो मशीन, जो मशीन आपके हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। भले ही इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है,
मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें ग्राफ लिखा रहता है तो हमको लगता है पेपर होगा, पर नहीं। इस मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पेपर निकलता है उस पेपर को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल सी इतनी सी बात है कि आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मशीन का यूज होता है। आखिर आपके हार्ट में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिनको ये मेजर करता है? एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक हार्ट है, और हार्ट के अंदर आपको पता रहता है ऊपर की तरफ आपका एट्रिया है, नीचे की तरफ आपका वेंट्रिकल है। और हार्ट में केवल दो ही एक्टिविटी होती हैं, मेन दो एक्टिविटी होती हैं। एक तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर आपका हार्ट रिलैक्स करता है। या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या ऐसे रिलैक्स करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं बीच में छोटा सा एक ऐसा भी टाइम आता है जब वो कुछ नहीं करता, यानी कि रेस्ट। तीन बातें हैं यहां पे। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे, हार्ट रिलैक्स होता है, और हार्ट बीच में रेस्ट करता है। तो आपके हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम यहां पे टर्म का नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को ही हम बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन। आखिर ये डीपोलराइजेशन क्या होता है? आपको पता है आपके हार्ट में जो करंट जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, वो एट्रियम से जनरेट होती है। और एट्रियम में एक सेल होती है जहां से जनरेट होती है, उसको बोला जाता है एस ए नोड। ये एस ए नोड हार्ट का पावर हाउस है। यहां से करंट जनरेट होता है, और वो कैसे फैलता है? आगे ये एट्रिया के सेल्स में फैलता है ऐसे। मतलब जैसे ही करंट पास होगा एक सेल में, वो दूसरी सेल में ट्रांसफर करेगी, फिर तीसरी सेल में, फिर चौथी सेल में, फिर पांचवी सेल में, फिर नेक्स्ट सेल में, और ऐसे ही सो ऑन आगे को करंट फैलता चला जाएगा। मतलब आपके एट्रिया के सेल में जब करंट फैल रहा है तो उसकी लोकेशन, हम ये मान रहे हैं कि ऐसे नोड ने करंट दे दिया है, तो आपको मानना है ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा, क्योंकि सारा करंट तो उसने नीचे की तरफ दे दिया है। और दूसरा, करंट नीचे की डायरेक्शन में आता है तो हम मान लेते हैं हार्ट के नीचे की तरफ पॉजिटिव है। आपको यही याद रखना है कि हार्ट में ऊपर की तरफ नेगेटिव रहता है और नीचे की तरफ पॉजिटिव रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन की, तो सबसे पहले एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है। एट्रिया का डीपोलराइजेशन मतलब जब ऐसे नोड से करंट निकला, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकले, उसने एट्रिया की सेल को डीपोलराइज कर दिया। और जैसे ही एट्रिया की सेल डीपोलराइज होती है, तो एट्रिया की सेल डीपोलराइज हुई। एट्रियल सेल का सबसे पहले डीपोलराइज होना, इसको अगर हम ईसीजी की मदद से देखना चाहेंगे, ईसीजी की मशीन इसको दिखाती है ग्राफ में। अब ईसीजी की मशीन ग्राफ में कैसे दिखाएगी इस एट्रियल डीपोलराइजेशन को? क्योंकि करंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो ईसीजी मशीन कैसे दिखाती है? ईसीजी मशीन करंट के डायरेक्शन को नाप लेती है। मतलब ईसीजी ने देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट आ रहा है। जब भी ऐसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट आएगा, नीचे की तरफ बह रहा है ना करंट, तो आपको अपनी ईसीजी के अंदर एक हल्का सा ऐसा उछाल देखने को मिलेगा। मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ दिखेगा। तो सबसे पहले हमने बोला एट्रिया की सेल डीपोलराइज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं,
ऐसे नोड ने इंपल्सेस शुरू किए, एट्रिया की सेल में करंट दिया, नीचे की तरफ करंट आ रहा है और नीचे की तरफ रहता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और जब भी ऐसा करंट फ्लो करता है तो हमें ग्राफ में एक ऊपर की तरफ दिखता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में बहने वाला करंट हमेशा ग्राफ को ऊपर की तरफ बनाएगा, और इस वेव, पहली वेव को हम नाम देते हैं पी वेव। तो ये था एट्रियल डीपोलराइजेशन। कई लोगों से बार बार एग्जाम में, कई 2 से 3 बार आ चुका है नॉर्सेट में, कि बताइए पी वेव क्या दिखाती है। पी वेव दिखाती है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रिया का डीपोलराइजेशन। तो एट्रिया के डीपोलराइजेशन को हम पी वेव से देख सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी हो गई एट्रियल सेल डीपोलराइजेशन। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, फिर से हर्ट बना लेते हैं एक। एट्रिया की सेल पॉजिटिव हो चुकी थी सारी, एट्रिया की सेल पॉजिटिव हो चुकी थी। अब करंट आगे बहेगा, मतलब वेंट्रिकल्स की तरफ आएगा। पर रुकिए, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक और नोड आता है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक और नोड आता है जहां से करंट वेंट्रिकल में जाएगा। उस सेल को बोलते हैं एवी नोड। उस सेल को क्या बोलते हैं सर? एवी नोड। करंट ऊपर से नीचे, ऊपर माइनस है, नीचे पॉजिटिव है। अब अगर करंट यहां से इस एवी नोड के थ्रू अगर वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी। अब अगर एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए, तो कभी भी कार्डियक आउटपुट नहीं निकल पाएगा बाहर। कार्डियक आउटपुट नहीं निकल पाएगा। आई रिपीट, कार्डियक आउटपुट क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होगा? वेंट्रिकल से ब्लड बाहर। तो क्या, क्यों? अब हमको कैसे रोक सकते हैं इसको? कैसे रोक सकते हैं इसको? रोकने का काम करती है हमारे एवी नोड। अब एवी नोड के पास जब करंट पहुंचता है तो एवी नोड को यह बात पता है कि वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो वेंट्रिकल तुरंत धड़कना स्टार्ट कर देगा। तो एवी नोड क्या करता है? एवी नोड उस करंट को अपने अंदर ही थोड़ा स्लो कर देता है, थोड़ा नहीं बहुत स्लो कर देता है। तो एवी नोड का मेन काम है जो इंपल्सेस एट्रियम से आ रही थी उनको स्लो कर देना। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं, इंपल्सेस मतलब कंडक्शन को स्लो कर देना। एवी नोड के अंदर करंट की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिससे कि वो तुरंत वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाती। अब हमारी ईसीजी मशीन तो नाप ही रही थी। उसने पहले बताया था कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऐसे पी वेव बन गई थी। अब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब एवी नोड में हो तो डीपोलराइज रहा है ना, एवी नोड क्या हो रहे हैं? डीपोलराइज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। अब पॉजिटिव तो हो रहे हैं, पर इतना स्लो पॉजिटिव होते हैं कि हमारी ईसीजी मशीन इस एवी के कंडक्शन को नाप ही नहीं पाती। मतलब पता ही नहीं चल पाता इसके अंदर डीपोलराइजेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस समय हमारे को हो तो पॉजिटिव रहा था, पॉजिटिव लाइन वेव बननी चाहिए थी, पर क्योंकि ईसीजी मशीन एवी कंडक्शन स्लो होने की वजह से नाप नहीं पाती है, तो आपको एक ऐसी सीधी लाइन देखने को मिलेगी पी वेव के बाद। मतलब एवी नोड का कंडक्शन एक सीधी लाइन से दिखाया जाता है, और इस लाइन को बोलते हैं पी आर सेगमेंट। इस लाइन को बोलते हैं पी आर सेगमेंट। तो अगर कभी भी कोई भी पूछे कि एवी नोड का डीपोलराइजेशन किससे दिखाया जाता है, तो एक सीधी लाइन से, सीधी लाइन को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, और आइसो इलेक्ट्रिक लाइन का नाम है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट, सीधी लाइन को बोला जाता है सेगमेंट, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नाप नहीं पा रही है मशीन। तो पी वेव क्यों बनी थी? एट्रिया डीपोलराइज होने से। ये पी आर वाली लाइन क्यों बनी? एवी नोड डीपोलराइज होने से। अब एवी नोड डीपोलराइज हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब
एवी नोड ने स्लो तो कर दिया पर वो रोक थोड़ी ना सकता है। एवी नोड ने स्लो तो कर दिया था पर वो रोक नहीं सकता है। अब क्या होगा, जब कंडक्शन एवी नोड से फाइनली कुछ 0.10 सेकंड रुकने के बाद तब पहुंचेगा वेंट्रिकल्स में। और करंट वेंट्रिकल में पहुंचता तो है, पर वेंट्रिकल में ये फाइबर की लाइन होती है सीधे, और फाइबर में करंट का पता नहीं चलता। मतलब फाइबर से करंट सेल में डायरेक्ट नहीं जा सकता। करंट यहां से आता तो है, इसके अंदर से आता तो है करंट, लेकिन दोनों तरफ से रेड वाली लाइन दिख रही है। मैं सही से बना देता हूं दोबारा। सपोज करो ऊपर से ये करंट आ रहा है ब्लू वाला। अब यहां पे रहती है इसके अगल बगल सेल। वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने की बारी है, पर डायरेक्टली सेल को पॉजिटिव करना था। पर ऊपर से करंट तो आया, पर हमारे इस पार्ट को, यानी कि सेप्टम वाला पार्ट बोलते हैं इसको, वेंट्रिकल के बीच की लाइनिंग को सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम की सेल पॉजिटिव नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती सर? क्योंकि सेप्टम के दोनों तरफ एक ग्रीन कलर की लेयर होती है। मैं ग्रीन बोल रहा हूं, आप समझ लेना, मतलब ये होती है फाइबर की लाइन, और फाइबर से करंट सेल में पास नहीं हो पाता। ये बीच वाली रेड कलर की लाइन है। सपोज मान लो करंट आ रहा है नीचे की तरफ, पर करंट सेल में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसके दोनों तरफ फाइबर की लाइन होती है, और फाइबर क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे जो करंट को पास नहीं होने देते। जैसे प्लास पकड़ते हैं ना, प्लास जैसे तार काटते हैं, तो प्लास पे बाहर से प्लास्टिक की कवरिंग लगी रहती है। अगर वो कट जाए तो करंट लग जाता है। तो वो प्लास्टिक की कवरिंग क्या है? वो इंसुलेटर है जो करंट को पास नहीं होने देती। तो बेचारा हमारा सेप्टम डीपोलराइज नहीं हो पाता शुरू में, लेकिन जब नीचे से हल्का सा यहां से फाइबर की लाइन नहीं होती तो यहां से करंट पास होता है ऐसे, और अब वो इस सेप्टम को पॉजिटिव करेगा। लेकिन ऊपर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे की तरफ पॉजिटिव। जब सेप्टम डीपोलराइज होगा, मतलब हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल में जा चुका है, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता कैसे है? सबसे पहले ये बीच वाला सेप्टम ही डीपोलराइज होगा, पर डायरेक्ट सेप्टम डीपोलराइज नहीं हो पाता। करंट ऊपर से आता तो है, लेकिन दोनों तरफ से फाइबर शीट लगी रहती है, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होता। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द सेप्टम से करंट रिलीज होता है और सेप्टम को डीपोलराइज कर देता है, सेप्टम की सेल को डीपोलराइज कर देता है। पर अगर आप देखोगे, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बोला सेप्टम का डीपोलराइजेशन। तो सेप्टम का डीपोलराइजेशन हमेशा स्टार्ट होता है लोअर बॉर्डर से, लोअर बॉर्डर से टू अपर बॉर्डर। और जब लोअर बॉर्डर से अपर बॉर्डर की तरफ पॉजिटिव भागेगा, तो आप एक चीज याद रखना कि डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा करंट की डायरेक्शन नीचे पॉजिटिव रहता है, ऊपर नेगेटिव रहता है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन जा रही है। और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन जाती है, हमेशा जो वेव बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी ऐसे। मतलब सर, मतलब हमने पहले बात करी थी, एट्रिया डीपोलराइज हुआ तो ऐसे ऊपर की तरफ पी वेव बनी थी। फिर एवी नोड ने कंडक्शन को स्लो कर दिया था, तो वो करंट आ ही नहीं पाया था। हमने पीआर सेगमेंट को पढ़ा था। अब जैसे ही वेंट्रिकल में गया, डीपोलराइज तो हुआ, पर लोअर बॉर्डर से अपर बॉर्डर की तरफ पॉजिटिविटी जाती है, और लोअर बॉर्डर से अपर बॉर्डर की तरफ जाती है, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। और जब भी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जाती है, हमेशा और हमेशा वेव नीचे की तरफ बनती है। इस वेव को बोलते हैं क्यू वेव। तो वेंट्रिकल के अंदर भी वेंट्रिकल तीन भागों में डीपोलराइज होता है। पहला तो ये वाला पार्ट जिसे सेप्टम बोला जाता है। तो वेंट्रिकल के अंदर सबसे पहला डीपोलराइज होता है सेप्टम, जिससे बनती है क्यू वेव। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये बोला
कि वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हो चुका है, ये पॉजिटिव हो गए हैं। सपोज वेंट्रिकल के निचले पार्ट में बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स। अब करंट जो एक तो ऊपर ये डीपोलराइज हो गया था, अब उसके बाद ये वेंट्रिकल के नीचे जो बड़े बड़े सेल्स हैं इनको बोलते हैं मेजर मायोसाइट, मेजर मायोसाइट्स। अब ये डीपोलराइज होते हैं तो इनकी डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही रहती है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अरे यहां से तो करंट ऊपर इसलिए गया था क्योंकि साइड से फाइबर की लाइन थी, लेकिन अब बचा हुआ जो करंट होगा वो तो नीचे की तरफ ही आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है मेजर मायोसाइट में। मेजर मायोसाइट्स में मतलब वेंट्रिकल के अंदर दूसरा डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये बड़ी बड़ी सेल्स में, और इनमें डायरेक्शन करंट की आप देखोगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ ही हो रहा है यहां पे। और नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है तो हमेशा डायरेक्शन कैसे बनती है, ऐसे ऊपर की तरफ, ग्राफ में ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा ग्राफ। अब क्योंकि ये इनके बारे में खास बात यह है, मेजर का मतलब होता है बड़ी बड़ी सेल्स, तो आपकी मेजर मायोसाइट हैं, ये बड़ी सेल्स रहती हैं जिनकी वजह से इनके अंदर कंडक्शन बहुत ही फास्ट रहता है क्योंकि इनका साइज बड़ा रहता है। आप देख भी पा रहे होंगे इन सेल्स का साइज बहुत बड़ा है, तो बड़े वाले रास्ते में कोई भी चीज आसानी से, करंट भी आसानी से दौड़ता है। तो पहले एट्रिया डीपोलराइज हुआ था, ऐसे पी वेव बनी थी, फिर एवी नोड में कंडक्शन स्लो हुआ, ऐसे पीआर सेगमेंट बना। फिर हमने देखा कि सेप्टम की डायरेक्शन उल्टी थी, सेप्टम दोनों ऊपर से नीचे पॉजिटिव नहीं आ रहा था, नीचे से ऊपर पॉजिटिव हो रहा था, डायरेक्शन उल्टी जा रही थी, इसीलिए क्यू वेव बनी थी ऐसे। अब डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ भी क्या बनेगा, ऊंचा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन सर ये ग्राफ इतना बड़ा क्यों बना, क्योंकि मेजर मायोसाइट में कंडक्शन क्या होता है, फास्ट। तो जब आप इस वेंट्रिकल के इस वाली वेव को देखेंगे, सबसे बड़ी वेव दिखेगी आपको, ये सबसे बड़ी वेव दिखेगी जिसको बोलते हैं आर वेव। तो आर वेव बनने का कारण है आपके मेजर मायोसाइट्स के अंदर कंडक्शन चल रहा है, मेजर मायोसाइट में कंडक्शन चल रहा है, और मेजर मायोसाइट के अंदर जो कंडक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, तो आपकी जो लेयर बनेगी वो ऊपर की तरफ बनेगी ऐसे, और तेजी से कंडक्शन होने की वजह से लार्ज बनेगी। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, अब मेजर मायोसाइट भी हो गए, अब लास्ट आता है बेसल सेल। बेसल सेल, बेसल सेल डीपोलराइजेशन। बेसल सेल कहां होती है, देखो हमने पढ़ा था सबसे पहले एट्रिया पॉजिटिव हुआ था, फिर हमने एवी नोड को पॉजिटिव किया था, फिर हमारा ये वाला पार्ट था सेप्टम, सेप्टम को डीपोलराइज किया था हमने उसके आइड साइड, फिर हमने यहां पे मेजर मायोसाइट को डीपोलराइज कर लिया। अब इस साइड वाले पार्ट में ऐसे, यहां ऐसे साइड वाले पार्ट में डीपोलराइजेशन शुरू होता है, मतलब जब मेजर मायोसाइट पॉजिटिव हो चुकी हैं तो अब बारी बचती है वेंट्रिकल के लास्ट पार्ट की, वेंट्रिकल का तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं बेसल सेल। तो बेसल सेल में जो कंडक्शन बहता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे होता है, ऊपर नेगेटिव होता है। तो आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन में बह रहा है, पहले ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, ऐसे पॉजिटिव हो रहे हैं, इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस तरफ भी बेसल सेल है, इस तरफ भी बेसल सेल है। बेसल सेल में जो कंडक्शन या करंट बह रहा है वो पॉजिटिव से ऊपर नेगेटिव की तरफ बह रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें क्या रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से नीचे से ऊपर, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन जब भी रहती है, आपको ग्राफ में ऐसे नीचे की तरफ वेव मिलेगा। अरे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना नेगेटिव की तरफ, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा।
तो फिर से बता देता हूं, सबसे पहले एट्रिया में पॉजिटिव की तरफ आ रहा था तो इसलिए पी वेव ऐसे बनी थी। फिर एवी नोड में कंडक्शन समझ नहीं आया, मतलब करंट को नाप ही नहीं पाया, तो सीधी लाइन बनी थी जिसको पीआर सेगमेंट बोला था। फिर आपको याद होगा सेप्टम में ऊपर की तरफ करंट जा रहा था, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो वहां पे ऐसी वेव बनी थी जिसको क्यू बोला था। फिर मेजर मायोसाइट में नीचे की तरफ ही बन रहे थे ऐसे, तो मेजर मायोसाइट में बहुत तेजी से कंडक्शन था, इसीलिए हमने आर वेव को ऊपर की तरफ बनाया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट बह रहा था। फिर उसके बाद यहां पे हमने बोला फिर से दोबारा नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो अब नीचे की तरफ ही वेव बनेगी, यहां पे भी बताया। इस वेव को बोलते हैं एस वेव। तो एस वेव दिखाती है बेसल सेल का डीपोलराइजेशन। अल्टीमेटली अगर मैं आपको यह बोलूं कि बताइए एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ तो कौन सी वेव बनी, तो आप बोलोगे सर पी वेव बनी। दूसरा मैं पूछूं कि एवी नोड अगर डीपोलराइज हुआ, एवी नोड अगर डीपोलराइज हुआ तो क्या बना, तो आपने बोला सीधी लाइन बनी, उस सीधी लाइन को हमने क्या बोला, पी आर सेगमेंट बोला। तीसरी चीज मैंने आपसे बोली कि सर वेंट्रिकल डीपोलराइज कैसे होता है, तो आपने बोला वेंट्रिकल डीपोलराइज करने के लिए तीन पार्ट होते हैं वेंट्रिकल के मेन। पहला पार्ट था सेप्टम। सेप्टम में हमने पढ़ा था डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही थी, तो आपने बोला था ऐसी सेप्टम जब डीपोलराइज होता है तो बनती है क्यू वेव, बोला था आपने। दूसरा, फिर आपने बोला मेजर मायोसाइट बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, कंडक्शन फास्ट होता है, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है, तो अपने आप ही आपकी बनी थी आर वेव। लॉन्ग वेव जो बनती है, बड़ी वेव जो बनती है आर वेव, वो बनती है मेजर मायोसाइट की वजह से। और तीसरा होता है बेसल सेल। तो बेसल सेल कैसे डीपोलराइज होते हैं, आपने देखा था वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं, तो आपने उसमें बना दी थी एस वेव। तो अगर आपसे कोई सीधे पूछ ले क्वेश्चन कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये जो क्यू आर एस ये वेव बनती है, ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को दिखाती है। तो क्यू आर एस क्या दिखाती है, सीधे सीधे बात करूं तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। नेक्स्ट वेव के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारा हर्ट था, दोबारा से हमें हर्ट बनाना पड़ेगा। ये हमारा हर्ट था, अब यहां भी सब पॉजिटिव हो चुका है, यहां भी सब पॉजिटिव हो चुका है। अब क्या होता है, जब पूरा हर्ट डीपोलराइज हो जाता है, जब पूरा हर्ट डीपोलराइज हो जाता है तो हमारा हर्ट कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करता है, 0.10 सेकंड के लिए। और जिस समय वो रेस्ट करेगा, जैसे ही मैं यहां पे लिख देता हूं, when heart completely depolarize, जब वो पूरी तरीके से पूरा पॉजिटिव हो जाता है, मेनली वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल अगर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुके हैं, तब हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है फॉर 0.10 सेकंड के लिए। तो अब ईसीजी मशीन में कैसे दिखेगा, जब वो रेस्ट कर रहा है मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब एट्रिया डीपोलराइज हुई थी पी वेव, फिर एवी नोड का करंट नाप नहीं पाई थी तो पी आर सेगमेंट, क्यू आर और एस वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होने के बाद हार्ट 0.10 सेकंड का रेस्ट लेता है, और जब 0.10 सेकंड का रेस्ट लेता है तो उस समय एक सीधी लाइन बनती है जिसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। इसे बोला जाता है सर एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट का मतलब जब हार्ट कंप्लीटली डीपोलराइज हो चुका है तो रेस्ट वाली कंडीशन, एसटी सेगमेंट किसे दिखाता है, रेस्ट को, हार्ट के रेस्ट को दिखाता है एसटी सेगमेंट। क्लियर। अब जैसे ही रेस्ट करता है उसके बाद बारी आती है हार्ट को वापस से नेगेटिव करने की। अभी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब धीरे धीरे उसमें से नेगेटिव करने की, जो पहले पॉजिटिव हुए थे अब उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं सेल्स को नेगेटिव करना पड़ेगा।
उन्हीं सेल्स को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। और नेगेटिविटी यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होती है, और नेगेटिविटी ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। मतलब नीचे पॉजिटिव था, ऊपर नेगेटिव था। जब पूरा हर्ट पूरा डीपोलराइज हो गया, डीपोलराइज होने के बाद हर्ट स्टार्ट करता है अपना रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स करना। अब हार्ट वापस से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स होंगे। तो रिलैक्स होते हुए ये जो पॉजिटिव हो गए थे ना सेल, अब ये दोबारा से नेगेटिव होना स्टार्ट करते हैं। और नेगेटिविटी पहले लास्ट सेल से शुरू होती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है ऐसे। नेगेटिविटी ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। और जा कौन रही है, नेगेटिविटी। अब रीपोलराइजेशन आपके हिसाब से, देखो हमने बोला था पी वेव ऐसे बनी, एस टी पी आर सेगमेंट ऐसे बना, क्यू आर एस ऐसे बना, और एस टी ऐसे बना। अगली जो हम बात कर रहे हैं, जब हर्ट नेगेटिव हो रहा है तो उसकी नेगेटिविटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की तरफ। क्या नेगेटिव और नेगेटिव ऊपर की डायरेक्शन में तो जाता है, पर यहां पे रिपल्शन के चांस रहते हैं, वापस की तरफ रिपल्शन के चांस रहते हैं, ऐसे वापस आने के चांस रहते हैं। तो रिपल्शन होगा तो अल्टीमेट जो फाइनल डायरेक्शन बनेगी रीपोलराइजेशन में, जब फाइनल डायरेक्शन बनती है तो फाइनल डायरेक्शन बनती है, हो तो नेगेटिव रहा है पर फाइनल डायरेक्शन उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहती है। तो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव की तरफ रहेगी तो फिर से यहां पे हमें ऊपर की तरफ ग्राफ देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ ग्राफ देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं टी वेव। तो टी वेव क्या दिखाता है, रीपोलराइजेशन को दिखाता है। टी वेव क्या दिखाता है, रीपोलराइजेशन को दिखाता है। ओके, अब जैसे ही पूरा का पूरा हर्ट रीपोलराइज हो गया, नेगेटिव 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 सब नेगेटिव हो गए पूरा, मतलब व्हेन हर्ट कंप्लीटली नेगेटिव, जब पूरा का पूरा हर्ट नेगेटिव हो जाता है तो वहां पे हर्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती। नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो क्या इसको मशीन नाप पाएगी? मैंने आपको ये बात बोली थी कि सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऐसे पी वेव बनी, फिर एवी नोड में कोई करंट को नाप नहीं पाया तो ऐसे पीआर बना, फिर वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए तो क्यू आर एस बना, और फिर रिलैक्स किया तो एस टी सेगमेंट बना। फिर हमने बात करी रीपोलराइजेशन हुआ, रीपोलराइजेशन को टी वेव दिखाती है। अब जैसे ही पूरा रीपोलराइज हुआ तो हार्ट में उसके बाद 0.20 सेकंड के लिए कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, 0.20 सेकंड के लिए, 0.20 सेकंड के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती तो एक ऐसी सीधी लाइन बन जाती है जिसको बोलते हैं टीपी सेगमेंट, जिसको बोलते हैं टीपी सेगमेंट। तो टीपी सेगमेंट कब बनती है, लास्ट में, जब पूरा हर्ट नेगेटिव हो गया, उसको हमने रीपोलराइजेशन को हमने टी वेव बोला था। जब पूरा नेगेटिव होने के बाद हार्ट ने बिल्कुल 2 मिनट के लिए रुक गया, मतलब 2 मिनट के लिए नहीं, 0.20 सेकंड के लिए कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, नेगेटिव हो जाता है पूरा हार्ट, उस कहानी को बोलते हैं नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और वो दिखाई जाती है टीपी सेगमेंट से। मैं इसको आपके लिए समराइज कर देता हूं। हमने हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ी जिसको हमने नाम दिया सर एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। दूसरा मैंने नाम दिया सर पीआर सेगमेंट। क्या होता है पीआर सेगमेंट? तो पीआर सेगमेंट कब बनता है, जब आपका एवी नोड डीपोलराइज करता है, एवी नोड का डीपोलराइजेशन होता है जब। फिर तीसरी बात, हमने बोला क्यूआरएस क्या बताते हैं, तो आपने बोला क्यूआरएस का मतलब होता है वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन, क्लियर। और क्यूआरएस के बाद बनती है
एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्यों बनता है? एसटी सेगमेंट बनता है जब हार्ट आपका ले रहा है रेस्ट। और लास्ट में टी वेव क्यों बनती है? जब पूरा हार्ट क्या हो रहा है, वापस से नेगेटिव रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होता है टी वेव से। और लास्ट में आती है टीपी सेगमेंट, और टीपी सेगमेंट बताती है नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। जब पूरा नेगेटिव होने के बाद कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये कौन दिखाता है? ये दिखाता है सर टीपी सेगमेंट। अब ये पूरी की पूरी एक साइकिल है। हार्ट एक साइकिल में ये 6 एक्टिविटीज करता है। मतलब एक धड़कन में इतना सब कुछ होता है। टी वेव, पीआर सेगमेंट, क्यूआर, एसटी सेगमेंट, टी वेव, टीपी सेगमेंट। और एक साइकिल को बोला जाता है कि एक साइकिल होती है 0.80 सेकंड की। आपने सुना होगा हार्ट की एक साइकिल होती है 0.80 सेकंड की। इसीलिए तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है वो। ये एक बार के धड़कने में इतनी एक्टिविटीज होती हैं, और इसमें जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 0.80 सेकंड। कैसे, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एट्रियल डीपोलराइजेशन को याद करना चाहते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, पीआर सेगमेंट में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में कितना टाइम लगता है, रेस्ट में कितना, रीपोलराइजेशन में कितना, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कितना, मतलब पी वेव कितनी देर के लिए आती है, पीआर सेगमेंट, क्यूआरएस, एसटी, टी और टीपी। बहुत आसान है। पहले के 4 को लिखिए 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, और लास्ट के जो 2 बचे हैं उनको लिख लीजिए 0.20, 0.20, और सबके पीछे लगा दीजिए सेकंड। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, टोटल 80 सेकंड आएगा। 10, 10, 20, 30, 40, 40 और 20, 60, 60 और 20, 80। तो टोटल एक साइकिल में लगता है 0.80 सेकंड। थैंक यू। तो ये था हमारा ईसीजी का एक बेसिक ईसीजी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करें, इस वीडियो या फिर आगे ईसीजी के डिसअरिथमियास पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने सजेशंस। हम कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई करने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।